हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आपका अरविंदा एवन चैनल में। तो आप लोग पिछले वीडियो में वीवीआई क्वेश्चन किए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट था जो, और कुछ दिनों से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा रही हूँ। तो आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन का थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है जेनेटिक एंड हेरिडिटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फादर ऑफ जेनेटिक, अनुवांशिकी के पिता कौन है। ठीक है, इसको हम लिख दें अनुवांशिकी या अनुवांशिकता के पिता कौन है। अनुवांशिकता के जनक, जनक का मतलब पिता ही होता है। जनक कौन है, ठीक है। तो अनुवांशिकता के जनक कौन है, तो फादर ऑफ जेनेटिक हम कहेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, अनुवांशिकी के पिता कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इन्होंने, चलिए लिख देते हैं जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। इनका जन्म 1822 से 1884, ठीक है, इनका डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ। ठीक है, इन्होंने ये एक ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक थे। ठीक है, वैज्ञानिक थे, और ये साथ ही साथ बिच्छू भी थे। बिच्छू का मतलब कौन होता है, जो भिक्षा मांगता है। ठीक है, तो उससे हमें मतलब नहीं है। ये एक ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने मटर के पौधों को पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। कब किया था, प्रयोग किया था, तो कब किया था, तो 1854 से 1863। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल वो एक अनुवांशिकी के पिता हैं, जनक कहा जाता है। ठीक है, और ये एक ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक थे, और इन्होंने मटर के पौधों पर चुना था, चयन किया था, प्रयोग किया था, और कब किया था, तो 1854 से 1863 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कह रहे हैं जेनेटिक कैरेक्टर क्या, अनुवांशिकी लक्षण क्या है। ठीक है, अनुवांशिकी लक्षण क्या है। ठीक है, तो वैसे लक्षण जो माता पिता से बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं उसे जेनेटिक कैरेक्टर कहते हैं। कैरेक्टर यानी अनुवांशिकी लक्षण कहते हैं। ठीक है, यानी कि वैसे लक्षण जो बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, स्थानांतरित यानी ट्रांसफर होते रहते हैं, तो उसे हम अनुवांशिकी लक्षण कहते हैं। एग्जाम्पल की बात कर ले तो हमारा आँख, कान, नाक, बाल इत्यादि। ठीक है, ये सब हमारा अनुवांशिकी लक्षण है। ठीक है,
बहुत सारे एग्जाम्पल गांव देहातों में बात की जाती है। जब कोई नया बेबी, नया संतति जब आती है, नया बेबी होती है, तो एग्जाम्पल के तौर पे बहुत पुराने लोग कहते हैं कि इसके आँख कान मुंह अपने माता पिता से मिल रहा है, तो यही हमारा वो लक्षण होता है जो स्थानांतरित होता है। ठीक है, इसे हम अनुवांशिकी लक्षण कहते हैं, अनुवांशिक लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल के प्रयोग। तो पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसमें बताए थे मेंडल ने मटर के पौधों को चुना था। तो मेंडल का प्रयोग क्या है? मेंडल का प्रयोग, मेंडल ने किस चीज़ पे अपना प्रयोग किया था, उपयोग किया था? तो मेंडल ने मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया था। अब ये मटर का ही पौधा क्यों चुना किया था? मटर के ही पौधे क्यों चुना? क्योंकि क्योंकि मटर का जो पौधा होता है वो एनुअल एवं बाइसेक्सुअल, यानी कि एक वर्षीय और द्विलिंगी होता है। ठीक है, प्रयोग किया था क्योंकि मटर का पौधा एक वर्षीय, यानी कि हम जिसे एनुअल कहते हैं, एवं द्विलिंगी, जिसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, द्विलिंगी होता है। ठीक है, इसलिए मटर के पौधों को चयन किया था। कौन किया था? तो मेंडल ने। और मेंडल का प्रयोग भी मटर के पौधों पे ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियम क्या हैं? जब उसने मटर के पौधों पर चयन किया, प्रयोग किया था, तो इसके कितने सारे नियम निकले थे? ठीक है, मेंडल के नियम। ठीक है, तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे। कितने? 3। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। कौन कौन से? तो पहला हमारा आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। सेकेंड नियम क्या था हमारा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, जिसे हम पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है, और थर्ड हमारा जो लॉ था वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे हम स्वतंत्र अभ्युवन का नियम भी कहते हैं।
का नियम भी कहते हैं। ये 3 नियम क्या दिए थे, मेंडल ने दिए थे, ठीक है। इसे हम मेंडल्स लॉ कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अभिवन का नियम, ठीक है। अब आते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, यानी कि प्रथम नियम मेंडल का जो था वो क्या है, यानी प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं, ठीक है। तो जब मटर के पौधों पे चयन किया था, चूज किया था मेंडल्स ने, तो हमारा पहला नियम प्रभाविता का आया था, ठीक है, जिसमें एक एलील नामक पुष्प था, ठीक है। उन्होंने लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प पे क्या किया था, प्रयोग किया था, ठीक है। तो हमारा प्रथम नियम कहता है कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण, ठीक है, विपरीत का मतलब एक दूसरे से अपोजिट, लाल और सफ़ेद, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण ध्यान में रखकर हम क्रॉस कराते हैं, क्रॉस का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से क्रॉस कराना, संकर कराना कराते हैं, तो जो भी हमारा लक्षण उत्पन्न होता है उस पौधे से, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रभाविता का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं। तो चलिए परिभाषा लिख देते हैं। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी यानी F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन में जो भी लक्षण उत्पन्न होगा उसे प्रभाविता का नियम कहते हैं, ठीक है, उसे प्रभाविता का नियम कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसकी हम बात कर ले एग्जाम्पल या इनके रूल की। तो इन्होंने एक लाल पुष्प लिया था, लाल फूल लिया था, और एक क्या लिया था, सफ़ेद फूल लिया था, ठीक है। एक हमारा क्या था, सफ़ेद फूल। जब इन लाल फूल को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं और सफ़ेद फूल को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ठीक है। जब हम इन दोनों का क्रॉस कराएंगे, ठीक है, क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ लिखे ना, एक जोड़ी विपरीत लक्षण, लाल फूल अलग है, सफ़ेद फूल अलग है। जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक हमारा कैपिटल R मिलेगा, एक हमारा स्मॉल r मिलेगा, ठीक है। तो इसे हम F1 जनरेशन कहते हैं, यानी प्रथम पीढ़ी में हमारा क्या मिला, एक हमारा कैपिटल R, एक हमारा स्मॉल r। तो हमें संकर लाल फूल मिले, ठीक है। कैसे मिले, संकर मिले, हाइब्रिड मिले, ठीक है। इसे हम F1 जनरेशन कहते हैं, ठीक है। ये हमारा 100% हाइब्रिड प्लांट पुष्प था, ठीक है, हाइब्रिड 100% क्या था हमारा, हाइब्रिड था, ठीक है। यदि ऐसे ना समझ में आए इस क्रॉस से, तो एक क्रॉस और है, ये टेबल वाला, एक हमारा कैपिटल R, एक हमारा स्मॉल r, एक हमारा कैपिटल R, एक हमारा स्मॉल r। हम दोनों को क्रॉस कराएंगे, R R, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल स्मॉल, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, 100% हमारा क्या मिलेगा, हाइब्रिड मिलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है सेकेंड लॉ, मेंडल्स का सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम क्या है। ये थी मेंडल का फर्स्ट लॉ, वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड कह रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल का द्वितीय नियम, ठीक है, सेकेंड लॉ। इसमें क्या है, जब
जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो भी पौधे F1 जनरेशन में जो भी पौधे उत्पन्न होंगे उनका पुनः क्या करते हैं, हम क्रॉस करा देते हैं। उनका पुनः क्रॉस कराने पर जो भी लक्षण पुनः रूप से आएंगे, जो भी लक्षण पुनः आएंगे उसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा F1 जनरेशन में जो भी आएगा क्रॉस कराने पे, जो भी लक्षण उत्पन्न होंगे, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, पुनः क्रॉस करा देंगे। यानी कि दोबारा जब हम क्रॉस कराएंगे उसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें क्या चीज़ लिए थे, तो एक हमारा था लंबा पौधा, ठीक है, लंबा पौधा, और एक हमारा था बौना पौधा यानी छोटा पौधा। ठीक है, बौना पौधा या छोटा पौधा। लंबे पौधे को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं और बौने पौधे को हम स्मॉल t से डिनोट करते हैं। ठीक है, जब हम इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो हमारा एक कैपिटल T और एक हमारा स्मॉल t मिलेगा। ठीक है, एक हमारा कैपिटल T और एक हमारा स्मॉल t मिलेगा। ये थी हमारी F1 जनरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या आई, एक हमारी कैपिटल T और एक हमारी स्मॉल t में क्या आई, तो हमें संकर लंबा पौधा प्राप्त हुआ था। ठीक है, हमें संकर लंबा पौधा प्राप्त हुआ। ठीक है, ये थी क्रॉस। एक क्रॉस और है, 2 क्रॉस और है जीनोटाइप फिनोटाइप की। तो चलिए इसे हम इरेज करते हैं तब से ऊपर वाला, क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्रॉस क्या है, जीनोटाइप और फिनोटाइप वाला देख लेते हैं। इसे भी इरेज कर देते हैं क्योंकि स्पेस रहेगा तो ज़्यादा बेटर होगा। एक हमारा कैपिटल T, एक हमारा कैपिटल T, एक हमारा स्मॉल t, एक हमारा कैपिटल T, एक हमारा स्मॉल t। फिर से हम क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल T। इन दोनों को हम जब क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल T स्मॉल t,
फिर क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और हमारा ये क्या मिलेगा, स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल टी है ये, एफ मत समझिएगा। ठीक है, स्मॉल टी, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जब हम परसेंटेज की बात करें तो 100% हमारा क्या होता है, शुद्ध होता है। कोई भी चीज़ को हम 100% मानते हैं। तो यदि हम रेशियो की बात करें तो ये भी हमारा क्या है, कैपिटल टी यानी कि लंबा पौधा में आता है। ये भी हमारा संकर लंबा पौधा में आएगा, ये भी हमारा संकर लंबा पौधा में आएगा, और ये भी हमारा क्या आएगा, हमारा बौना पौधा में। तो इसकी संख्या कितनी है, तो 3:1 हो जाएगी इसकी ये संख्या, रेशियो की बात करें। और ये थी हमारी फिनोटाइप। और जीनोटाइप की बात करें तो एक हमारा जो हमारा संकर क्रॉस कराए थे, तो एक हमारा कैपिटल टी, एक हमारा स्मॉल टी, हम इन दोनों को क्रॉस कराते हैं तो हमारा फिनोटाइप रेशियो क्या आता है, ये इससे क्रॉस करेगा तो हमारा कैपिटल टी ये इससे क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारा कैपिटल टी है, ठीक है। इसकी बात ख़त्म। अब हम इसकी क्रॉस इससे करेंगे तो क्या आएगा हमारा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब हम इससे इसकी और इससे क्रॉस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, स्मॉल टी, ठीक है। तो अभी हम 100% की बात कर रहे थे, तो 100% को हम 4 चीज़ में डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। तो एक हमारा ये हो जाएगा 25%, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50%, और इसको हम ऐड करेंगे, ये हमारा बौना पौधा में आएगा। तो यदि हम रेशियो की बात करें तो 1:2:1, ठीक है। ये थी हमारी जीनोटाइप की रेशियो। आई होप आप लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ गए होंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी इससे पहले समझ गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अभिवन का नियम क्या है, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अभिवन का नियम क्या कह रहा है, यानी कि मेंडल्स का तीसरा नियम, मेंडल्स का ये हमारा क्या था, तीसरा नियम था। तो इसमें हमारा मेंडल बताया है कि जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षण, ठीक है, कौन कौन से 2, पहले वाले में केवल एक ही जोड़ी था, अब इसमें 2 जोड़ी, यानी कि बात करें पेयर की तो 4, ठीक है। जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षण ध्यान में रखकर हम क्रॉस करेंगे तो हमारा जो भी लक्षण उत्पन्न होगा F1 जनरेशन में उसका हम पुनः क्रॉस करेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बस माइनर सा डिफरेंट है कि उसमें क्या था, पुनः क्रॉस करने पे जो आएगा उसे हम पृथक्करण, और इसमें जो स्वतंत्र रूप से आएगा, ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से आएगा उसे हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। यानी इसका भी हम डबल क्रॉस करते हैं, एक बार F1 जनरेशन में, एक बार F2 जनरेशन में, ठीक है। तो जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षण ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो भी लक्षण उत्पन्न होंगे उनका पुनः क्रॉस F2 जनरेशन के लिए कर देते हैं, और
और जो भी लक्षण स्वतंत्र रूप से आएगा, F2 जनरेशन में जो भी लक्षण स्वतंत्र रूप से आएगा उसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अभिवन का नियम कहते हैं। और जो भी लक्षण स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होगा उसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, असॉर्टमेंट नियम कहते हैं या कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं F1 जनरेशन में, तो जो भी लक्षण हमारा उत्पन्न होगा उसका हम क्या करते हैं, पुनः क्रॉस करा देते हैं F2 में। ठीक है, F2 में कराने के बाद जो भी लक्षण स्वतंत्र रूप से आएगा उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इसकी नियम की बात कर ले, यानी इसके जो क्रॉसिंग थी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नियम की बात कर ले, तो हमारे दो जोड़ी में क्या क्या थे, तो पहला था बीज। ठीक है, ये बीजों की बात हो रही है, तो पीला व गोल, ठीक है, हरा व झुर्रीदार। ठीक है, पीला व गोल टाइप के बीज थे, और सेकेंड हमारा क्या था, हरा व झुर्रीदार। ये हमारे चार हो गए, जिसमें पेयर में बात करें तो दो। हरा व गोल को हम किस चीज़ से डिनोट करते थे, कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर और कैपिटल वाई। हरा व झुर्रीदार को स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, जब हम इन दोनों को क्रॉस करेंगे F1 जनरेशन में तो हमारा क्या मिलेगा, तो एक हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। ठीक है, स्मॉल वाई, ये हमारा क्या आ जाएगा, F1 जनरेशन। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, F1 जनरेशन। ठीक है, यदि हम इसकी फिनोटाइप रेशियो की बात कर ले, चलिए इसे हम इरेज करते हैं। फिनोटाइप रेशियो की बात कर ले तो हमारी फिनोटाइप रेशियो में क्या आएगी, तो हमें सबसे पहले क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, एक हम लाइन बनाते हैं, टेबल, आई होप इतना में हो जाना चाहिए। चलिए, ये थी हमारी टेबल बन गई। इसको भी हम 4 कॉलम में डिवाइड करेंगे। ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों से। ठीक है, चलिए अब हम बीजों को लिखते, तो हमारा क्या आया था, बात कर ले, यहाँ हम साइड में लिख देते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। राइट, ठीक है, अब हम इन्हीं दोनों बीजों को जो आया था पीला व संकर पीला व गोल, अब हम यहाँ
तो एक खाने में हमारा कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर हमारा स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। ये चारों हमारे बीज हैं, ठीक है। अब हम इनका क्रॉस कराएंगे फिनोटाइप के लिए, ठीक है। तो सेम हम यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर हमारा क्या रहेगा स्मॉल वाई कैपिटल आर, और हमारा दोनों क्या रहेगा स्मॉल, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो हमारा क्या आएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। यानी कैपिटल वाई कैपिटल आर। जब हम इन दोनों को फिर से क्रॉस कराएंगे तो हमारा क्या आएगा, आर पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। फिर हम इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो हमारा क्या आएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, नहीं सॉरी, दोनों हमारा कैपिटल होगा, बस एक हमारा क्या होगा स्मॉल होगा। एक हमारा क्या होगा स्मॉल होगा। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर हम इन दोनों को क्रॉस कराते हैं तो हमारा क्या होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई देखिए क्रॉस कराते हैं तो हमारा क्या आएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। फिर हम इन दोनों को फिर से क्रॉस कराते हैं तो हमारा क्या आएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। फिर हम इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। फिर इन दोनों को हम कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। फिर हम इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ठीक है। फिर अब हम इन दोनों को चूज करेंगे तो हमारा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ठीक है। फिर हम इन दोनों को क्रॉस करेंगे ठीक है। देखिए इन दोनों को क्रॉस किए तो हमारा कैपिटल वाई है कैपिटल आर है कैपिटल वाई कैपिटल आर, और दोनों सॉरी ये हमारा स्मॉल है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ठीक है। अब सेम ऐसे ही हम क्या करते जाएंगे क्रॉस करते जाएंगे। अब लास्ट बचा है इसके क्रॉस देख लें। ये हमारा दोनों क्या होगा हमारा स्मॉल में आएगा। अब ध्यान से देखिए, अब हमें इन फिनोटाइप का हमें रेशियो ज्ञात करना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे ज्ञात होगा, तो चूज कीजिए कौन कौन से बॉक्स में कैपिटल वाई और कैपिटल आर हैं। तो हमारा कैपिटल वाई कैपिटल आर एक बॉक्स में ये हुआ, तो मान लेते हैं हम इसको किसी से इंडिकेट करें क्रॉस, ठीक है। इस चीज़ को हम क्रॉस से इंडिकेट करते हैं, इसको हम स्टार से इंडिकेट करते हैं, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस यानी क्रॉस का सिंबल स्टार का सिंबल, ठीक है,
प्लस का सिंबल और माइनस का सिंबल, ठीक है। देखिए कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल वाई कैपिटल आर किस में मिल रहा है, एक हमारा इसमें मिल रहा है तो हम क्रॉस का साइन दे रहे हैं, इसमें भी है हमारा कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। और कहाँ कहाँ है, देखिए इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें है हमारा कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसमें भी है हमारा कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है। इसमें भी है, हाँ इसमें, हाँ इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, देखिए इसमें भी है, ठीक है। इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें और इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। नहीं है, इसकी हमें संख्या कितनी आई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं एक मिनट, इसमें कहाँ है, इसमें नहीं है, केवल दो ही में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी संख्या हमारी कैपिटल वाई और कैपिटल आर की कितनी संख्या है, 9। अब हम स्टार वाले की देखते हैं, ठीक है, कैपिटल वाई और स्मॉल आर की। तो देखिए कैपिटल वाई स्मॉल आर, इसकी सिंबल क्या थी हमारी स्टार, ठीक है। एक हमारी सिंबल हो गई कैपिटल वाई, यहाँ देखिए यहाँ इरेज हो रहा है, देखिए कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई कहाँ इसमें है, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, एक हमारा इसमें हो मिल गया, एक ये सिंबल हो गया, इसमें है कैपिटल वाई, नहीं इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है कैपिटल वाई, इसमें है कैपिटल वाई और स्मॉल आर, इसमें है, एक हमारा सिंबल ये हो गया, इसमें है नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो इसकी संख्या कितनी हो गई 3, यानी 1 2 3। अब हम प्लस वाले की सिंबल देखते हैं, प्लस वाले के सिंबल में हमारा क्या है, स्मॉल वाई कैपिटल आर, तो हमारा स्मॉल वाई कैपिटल आर, एक हमारा ये मिल गया, हमारा कौन सा था प्लस, स्मॉल वाई कैपिटल आर, एक हमारा ये मिल गया स्मॉल वाई कैपिटल आर, ठीक है। तो एक हमारा इसकी संख्या यानी 1 2 3, एक हमारी इसकी संख्या हो गई, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर, तो हमारा ये हमारा क्या बचा, सिंगल पहला ही हुआ, तो इसकी संख्या कितनी है 1, ठीक है, इसकी संख्या कितनी है 1। इसकी रेशियो अब आप लोग को दिख रही है फिनोटाइप की, इसकी रेशियो कितनी आ गई 9:3:3:1, ठीक है। ये थी आप लोगों की रेशियो। अब हमें बीज कैसा मिला, बीज हमें कैसा मिला, तो ये होगी हमारी आई थिंक पीला, पीला व गोल, पीला व झुर्रीदार, हरा व गोल, हरा व झुर्रीदार, ठीक है। ये थी मेंडल्स का तीसरा नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, ठीक है, स्वतंत्र अभ्युवन का, ये थी हमारी तीसरी नियम। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, लिंग निर्धारण क्या है, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन हिंदी में बात करें तो लिंग निर्धारण क्या है, किसे कहते हैं, तो लिंग निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी जंतु की लैंगिक जनन का क्या करते हैं, आने वाली जो हमारी नए प्राणी होती है या नई संतति कह सकते हैं, तो उसका हमें पता चलता है कि आने वाली जो प्राणी होगी वो नर होगी या मादा होगी, ठीक है, नर होगी अथवा मादा, नर और मादा नहीं समझ में आ रहा है तो मेल और फीमेल, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। और इसको प्रतिपादित किसने किया था, तो मैकलॉगन ने, कब किया था, तो 1902 में, ठीक है, कब किया था, तो 1902 में। चलिए इसकी परिभाषा लिख दे हम, तो लिंग निर्धारण एक
एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लैंगिक जनन, जिसमें जंतुओं में जिसमें चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, लिंग निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जंतुओं में लैंगिक जनन से नया प्राणी आने वाला है, या जिसे हम क्या कहेंगे, बच्चा कहेंगे, ठीक है। लैंगिक जनन से नया प्राणी नर होगा अथवा मादा, ठीक है, यानी मेल और फीमेल, जिसे हम नर अथवा मादा, इसको हम मेल लिख देते हैं समझने के लिए, मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल, नर होगा अथवा मादा, इसे हम लिंग निर्धारण कहते हैं, लिंग निर्धारण कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन याद कीजिए कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम ये पता चलता है कि आने वाली पीढ़ी जो है वो नर होगी अथवा मादा, मेल या फीमेल होगी, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण कहते हैं। इसके वैज्ञानिक कौन थे, इसे प्रतिपादित कौन किया था, तो मैकलग्न, ठीक है। कब किया था, तो 1902 ईस्वी में, ठीक है। इन्हें ये एक गुणसूत्रीवाद भी दिए थे, ठीक है, ये गुणसूत्रीवाद भी दिए थे, ठीक है, दिए थे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ, हाँ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इन्होंने गुणसूत्रीवाद भी प्रस्तुत किया था, मैकलग्न ने, कब किया था, 1902 में, ठीक है। आई होप सेक्स डिटर्मिनेशन समझ में आ गया होगा। तो कि लिंग निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जंतुओं में लैंगिक जनन से जो नया प्राणी है वो नर होगा या मादा होगा, मेल होगा या फीमेल, जिसे हम क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, मानव में लिंग निर्धारण कैसी होती है। तो सभी लोग को पता है कि मानव में क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। 23 जोड़ी हमारी गुणसूत्र होती है। यदि नंबरिंग की बात करें तो हमारी 46 गुणसूत्र होती हैं, जिसमें से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो मेल और फीमेल की क्या होते हैं, एक बराबर होते हैं, समजात होते हैं, जिसे हम ऑटोसोम्स कहते हैं, ठीक है, जिसे हम ऑटोसोम्स कहते हैं। और जो 23वीं वाली जो गुणसूत्री होती है वो क्या होती है, मेल और फीमेल में असमान होती है, जिसे हम एलोसोम्स भी कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करें तो मानव में जो गुणसूत्र होते हैं, मानव में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, पेयर में 23, ठीक है, 23 जोड़ी होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र नंबर में गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी, जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं हमारे, 22 जोड़ी गुणसूत्र
मेल और फीमेल यानी कि नर एवं मादा बाह्य जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं? मेल और फीमेल में समजात होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? समजात होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। जिसे हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक है, परंतु से हम ऑटोसोम्स कहते हैं, सॉरी यहाँ कहना भूल गए लिखना, ऑटोसोम्स कहते हैं, परंतु जो 23 जोड़ी गुणसूत्र असमजात होते हैं, जो जिसमें मेल और फीमेल में क्या होते हैं? मैच नहीं करते हैं, समजात होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑलोसोम्स कहते हैं। ठीक है, एलोसोम्स कहते हैं। अब लिंग निर्धारण होता कैसे है मनुष्यों में? ठीक है, ये तो रही डेफिनेशन की बात, परिभाषा की बात। ठीक है, अब हम चार्ट बनाते हैं। ठीक है, कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मेल का एक सिंबल होता है और फीमेल का एक सिंबल होता है। ठीक है, मेल और फीमेल का एक सिंबल कह सकते हैं। ठीक है, जिसे मेल को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? एक्स वाई से, और फीमेल को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? एक्स एक्स से। एक और सिंबल होता है मेल का, वो होता है ये, और फीमेल का होता है यहाँ प्लस का साइन रहता है। ठीक है, अटैच होता है। ठीक है, ये मेल और फीमेल का होता है। चलिए चार्ट बनाते हैं। चार्ट बनाते हैं, तो एक तरफ हम लिख देंगे मेल, ठीक है, दूसरी तरफ हमारी हो जाएगी फीमेल। ठीक है, फीमेल। ठीक है, मेल में हमारा क्या होता है? स्पर्म होता है। फीमेल में क्या होता है? ओवम होता है। ठीक है, स्पर्म में क्या होता है? मोटाइल। इसमें क्या होते हैं? नॉन मोटाइल। ठीक है, मोटाइल में क्या होते हैं? फ्लेगेटेड। ठीक है, नॉन मोटाइल में नॉन फ्लेगेटेड। ठीक है, अभी इससे पहले पढ़े हैं कि 22 जोड़ी जो होते हैं गुणसूत्र ऑटोसोम्स जिसे कहते हैं, तो वो मेल और फीमेल में क्या होते हैं? तो समजात होते हैं। ठीक है, यानी कि एक इक्वल होते हैं, मैच करते हैं। तो मेल को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? तो एक्स वाई से। तो यदि हम बात करें तो एक हमारा क्या हो जाएगा? 22 प्लस एक्स। ठीक है, और एक हमारा क्या हो जाएगा? 22 प्लस वाई प्लस वाई। ठीक है, ये हो गई। और एक हमारी फीमेल क्या क्या होती हैं? तो एक्स एक्स होती हैं। तो हमारी क्या हो गई? 22 प्लस एक्स, और एक हमारे क्या हो गई? 22 प्लस एक्स। ठीक है, क्योंकि फीमेल में एक्स एक्स होती है, मेल में एक्स वाई होते हैं। जब हम इन दोनों को क्या करेंगे? क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है, यहाँ हमारा 2 है 22 है। तो जब हम इन दोनों को क्रॉस कराते हैं तो हमारा क्या मिलेगा? 22 यानी कि 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है,
44 प्लस एक्स एक्स इन दोनों का हो गया। अब हम y का देख लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 44 प्लस एक्स वाई और 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो हमारी संभावना किस चीज़ की हो रही है? 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई। तो हमारी संभावना किस चीज़ की हो रही है? तो 50-50 की। ठीक है, किस चीज़ की हो रही है? तो 50-50। तो हम इसे क्या हमारी प्रोबेबिलिटी आ सकती है? तो 50% हमारे जो होंगे वो होंगे हमारे फीमेल। ठीक है, फीमेल यानी कि चाइल्ड गर्ल होंगे, और 50% हमारे क्या होंगे? मेल। ठीक है, तो ये थी हमारी सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, मानव में लिंग निर्धारण की ये थी प्रक्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड, पक्षियों में कैसा लिंग निर्धारण होता है? अभी तो देखिए मनुष्यों में, अब आते हैं पक्षियों में, तो सेम वही होता है। ठीक है, बस इतना होता है कि पक्षियों में जहाँ 2 जेड हो, जेड की संख्या 2 हो, ठीक है, वो हमारी क्या होगी? वो जो पक्षी होगा वो होगा नर पक्षी। ठीक है, और जहाँ जेड और डब्लू हो वो हमारी पक्षियों में क्या होगी? तो वो होगी मादा। ठीक है, बाकी प्रोसेस क्या होती हैं? सेम होती हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है बर्ड की। चलिए आते प्रोसेस देखते हैं। एक हमारा पक्षी हो जाएगा जेड जेड यानी मेल, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? जेड डब्लू फीमेल। ठीक है, इसे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस भी कहते हैं। लिख दें, फिर इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, इसे हम जेड जेड से डिनोट करते हैं और इसे हम क्या करते हैं? जेड डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है। हमारा क्या आ जाएगा? जेड जेड, ये हमारा क्या आ जाएगा? जेड डब्ल्यू। ठीक है, फिर हमारा ये क्या आ जाएगा? जेड जेड, और ये हमारा क्या आ जाएगा? जेड डब्ल्यू। ठीक है, इसमें भी हमारी क्या है? 50-50 की संभावना है। ठीक है, तो हमारी 50-50 क्या है? इसमें भी संभावना है, तो 50% मेल बर्ड और 50% हमारी क्या होगी? फीमेल बर्ड। ठीक है, फीमेल बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। आई होप आप लोग को ये चैप्टर कंप्लीट समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ाई अच्छे से कीजिए। जय हिंद।